learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today we will discuss few MCQs based on money and banking. And students, as you know, economics forms a very important portion in your entrance examination. हर एक साल के पेपर में क्वेश्चंस आते ही हैं इससे, एंड इसलिए यू शुड नॉट स्किप एनी ऑफ द सब टॉपिक्स फ्रॉम दिस हेडिंग. जितने भी सब टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जैसे कि मनी एंड बैंकिंग, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं स्टूडेंट जिनसे क्वेश्चन आते ही हैं हर साल, और अब आपके इस साल के भी पेपर में आने की बहुत सारे चांसेस हैं. जैसे कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, ठीक है, जीएसटी हो गया, और स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक है, या फिर आपके बीएससी या एनएससी से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं. ठीक है, बजट एक बहुत ही अच्छा जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड उसका सब टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आते ही हैं. देखिए, बजट से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कुछ स्टैटिक पोर्शन होता है बजट से रिलेटेड, जैसे कि बजट के टर्मिनोलॉजीज़, वो तो देखिए कभी चेंज नहीं होंगे, ठीक, बट वो चेंजिंग क्या रहता है हमेशा, जो कि करंट होगा, यानी कि इस साल का जो बजट आया था उस पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं स्टूडेंट्स. तो वो आपके करंट इकोनॉमिक अफेयर्स जो टॉपिक है उसमें भी जो है इंक्लूड होता है. तो उससे भी हम रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं इस बार के बजट से रिलेटेड, हम उन पे एक सेपरेट वीडियो करेंगे. ठीक है, एंड जीएसटी मैं ऑलरेडी जो है कवर कर चुकी हूँ, उस पर 2 वीडियोस डाले थे मैंने, आप देख सकते हैं. एक उसका जो है बेसिक टर्मिनोलॉजीज मेंशन किए हुए हैं एक में मैंने, और एक में ये दिखाया कि जीएसटी वर्क कैसे करता है, कैसे किसी चीज़ पे इम्प्लीमेंट होता है, तो उसका एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी है उसके साथ. ठीक, फिर मैंने पीएम योजनाएँ भी डिस्कस की हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की जितनी भी स्कीम्स होती हैं ना, वो भी स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके जो है एग्जामिनेशन में, उससे क्वेश्चन आए भी हैं पहले. ठीक है, और सबसे बेसिक चीज़ क्या है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, यानी कि जैसे कि कह लीजिए आप कोई भी एप्रिसिएशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, ठीक है, कोई भी बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड से रिलेटेड कोई भी इस तरह के जो टर्म्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये पूछ सकता है आपसे. ठीक है, टर्मिनोलॉजीज हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होती है, बहुत आसानी से इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं. एंड सबसे इजीली क्वेश्चंस बनते हैं एब्रीविएशन से. बहुत सारे स्टूडेंट्स बताते हैं कि एब्रीविएशन में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, दे कैन इजीली टैकल, बट कुछ स्टूडेंट्स को मैंने ये कहते हुए देखा है हमेशा कि उन्हें एब्रीविएशंस में बहुत कन्फ्यूजन होती है और उन्हें कभी याद नहीं रहते. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको भी एब्रीविएशन से प्रॉब्लम होती है तो डू नॉट वरी अबाउट दैट. मैं अगले वीडियोस में एब्रीविएशन को जब भी इंक्लूड करूँगी ना, तो मैं आपको ये भी बताऊँगी कि मैं किस तरह से एब्रीविएशंस पढ़ती हूँ. तो मैं अपने टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे ज़रूर शेयर करूँगी उससे रिलेटेड. ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा मनी एंड बैंकिंग, इस पर आज मैंने MCQs आपके लिए प्रोवाइड किए हैं इस वीडियो के थ्रू. एंड स्टूडेंट्स, आई विल सजेस्ट कि हर एक आंसर मेरे बताने से पहले आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपना रिस्पॉन्स उस क्वेश्चन के लिए नोट करिएगा, एंड देन वीडियो को प्ले करके ये चेक करिएगा कि आपका आंसर कितना सही है. देखिए स्टूडेंट्स, ये बार बार मैं इसलिए रिपीट करती रहती हूँ आपको जब भी MCQs लेकर आती हूँ मैं, कि आप इससे ना आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप साथ ही साथ इवेल्युएट भी कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन किस हद तक हो चुकी है. सो ऑल दी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स. एंड आज हम 18 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. तो आपको जितनी भी क्वेरीज इस कोई वीडियो से रिलेटेड रहेंगी, आप कमेंट बॉक्स में उन्हें मेंशन ज़रूर कीजिएगा. और अगर प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड भी कोई क्वेरी है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी, और मुझे मेल भी कर सकते हैं. आपको मेरा मेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगा, वहाँ पे देख सकते हैं आप. ठीक है, एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड MCQs पर है. तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, बैंक रेट पूछा है आपसे इस क्वेश्चन में. सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट व्हाट इज बैंक रेट. देखिए, अभी मैं आपको बता ही रही थी स्टूडेंट्स की टर्मिनोलॉजीज पे बहुत जल्दी से क्वेश्चन बनता है, बहुत आसान होता है, क्योंकि ठीक है आपको सिर्फ टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन में पुट कर देंगे और आंसर जो है ऑप्शन के साथ इस तरह से प्रोवाइड कर देंगे. और ऑप्शंस कभी भी सीधे सीधे नहीं होते हैं. देखिए कितने कन्फ्यूजिंग ऑप्शन होते हैं, सारे एक जैसे दिखेंगे आपको ऊपर से देखने पर, बट आप ध्यान से पढ़. तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A है आपका, दैट द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम RBI. B सेज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स लेंड मनी टू कस्टमर्स. C सेज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स लेंड मनी टू RBI. या D सेज नन ऑफ दी अबव. तो स्टूडेंट्स, बैंक रेट पूछ रहा है आपसे यहाँ पे और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो बैंक रेट क्या होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली जिसपे कमर्शियल बैंक्स RBI से मनी बोरो करते हैं, लेंड नहीं करते, बोरो करते हैं. ठीक है, इसमें
आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे जो ए और सी है ना, ये काफ़ी हद तक आपको सिमिलर सा दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। बट बैंक रेट क्या होता है, जिसपे हमेशा कमर्शियल बैंक्स बोरो करते हैं मनी आरबीआई से, ना कि लेंड करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। सो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने हर एक क्वेश्चन के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन लिख रखी है, आंसर की जो एक्सप्लेनेशन है। आप चाहें तो अपने नोट्स में इसे भी मैंशन कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, और moving on to the next question, we have the in monetary terminologies what is called the monetary base और high powered money। ठीक है, तो आपसे अगेन जो है टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन यहाँ पे पुट ऑन किया गया है कि मॉनेटरी बेस या हाई पावर्ड मनी हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। जो टोटल लाइबिलिटी होती है ना आरबीआई की, वो काउंट की जाती है एज मॉनेटरी बेस, या फिर उसी को हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो टोटल लाइबिलिटी है ऑफ आरबीआई, ठीक है, आरबीआई की जो टोटल लाइबिलिटी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आंसर की एक्सप्लेनेशन मैंने मेंशन की हुई है, इसे भी मैं बता दे रही हूँ आपको। देखिए यहाँ पे मेंशन है कि दिस इंक्लूड्स द करेंसी, नोट्स एंड कॉइन्स इन सर्कुलेशन एंड दी वॉल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक्स। यानी करेंसी में कौन कौन सी चीज़ें, जितनी भी नोट्स एंड कॉइन्स सर्कुलेशन में है, और जो वॉल्ट कैश होता है हर एक कमर्शियल बैंक का, वो। ठीक है, ये सारी चीज़ें लाइबिलिटी ऑफ आरबीआई में जो करेंसी है वो क्या क्या इंक्लूड करती है वो मेंशन है, अलॉन्ग विद द डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कमर्शियल बैंक्स, वो एंड है सॉरी। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स विद आरबीआई। ठीक है, तो जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हेल्ड बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कमर्शियल बैंक्स जितनी भी हैं वो भी, और जो करेंसी है, ठीक है, ये दोनों चीज़ों को मिला के जो टोटल लाइबिलिटी ऑफ आरबीआई है उसे हम असरटेन करते हैं, और इसी को हम मॉनेटरी बेस या हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसे याद रखिएगा, दिस वन इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म। ठीक है, moving on to the next question, question number 3 we have the RBI can increase the money supply in the market by। so आपसे पूछ रहा है कि आरबीआई को अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करनी हो तो वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है ए सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बी बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सी बोरोइंग मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक, या डी नन ऑफ दी अबव। तो अगर आरबीआई चाहे कि मनी सप्लाई में वो जो है उसे इंक्रीज कर दें, मनी का सर्कुलेशन इंक्रीज कर दें, तो वो किस तरह कर सकते हैं। सिंपली दे कैन बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और अगर वो ऐसा करते हैं तो मनी जो है सर्कुलेशन में बढ़ जाता है, तो इस तरह से मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कि बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। So students, next question we have is question number 4th. The RBI can decrease the money supply in the market by। इसी का ऑपोजिट पूछा है आपसे कि अगर मनी सप्लाई को डिक्रीज करना होगा तो आरबीआई वो कैसे कर सकती है। उसी का ऑपोजिट बता सकते हैं आप आंसर में, बिल्कुल, कि सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, कि अगर आरबीआई को मनी सप्लाई डिक्रीज करनी होगी तो वो कैसे करेंगे, जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ उनके पास हेल्ड होती हैं उन्हें वो सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, इससे मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव बाय इंक्रीजिंग द बैंक रेट द आरबीआई कैन। सी क्वेश्चन नंबर 1 में ही हमने पढ़ा था कि बैंक रेट क्या होता है, बट बैंक रेट का इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, ये अब हम इस क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। ठीक है, अगर आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज करता है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए सेज दैट प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू कमर्शियल बैंक्स टू लेंड मोर टू पब्लिक, बी सेज प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू कमर्शियल बैंक्स to lend less to public, C says increase the money supply in the market, and D says none of the above। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जब भी बैंक रेट बढ़ जाता है तो कमर्शियल बैंक्स की जो कैपेसिटी होती है ना लेंड करने की पब्लिक को, वो घटा दी जाती है। ठीक है, अब ये कैसे होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, मार्क कर लीजिए इसे। ठीक, सो बैंक रेट क्या होता है, बेसिकली इट इज़ द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स कैन बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। सो अगर ये रेट हायर रहेगा, यानी कि ज़्यादा अगर रेट चार्ज करेगा आरबीआई, तो बैंक्स क्या करेंगे, वो आरबीआई से कम मनी लेंड करेंगे, या सेम मनी पे उन्हें ज़्यादा रेट पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से दे विल हैव लेस मनी टू लेंड। ठीक है, और अगर इसका ऑपोजिट हम करें, यानी कि हम अगर बैंक रेट जो है आरबीआई डिक्रीज कर देती है तो बैंक्स की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है टू लेंड मनी टू दी पब्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे लिखा हुआ है दैट द प्रोसेस बाय विच आरबीआई और एनी सेंट्रल बैंक प्रोटेक्ट्स द इकोनॉमी अगेंस्ट एडवर्स इकोनॉमिक शॉक्स इज नोन एज। सो आपसे टर्मिनोलॉजीज अगेन पूछ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बस टर्मिनोलॉजी की एक्सप्लेनेशन ऊपर दे दी है और आपसे टर्म पूछ लिया है ऑप्शन में। तो इसी तरह से क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन भी। तो आपसे पूछ रहा है कि हमारा जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, वो अपनी इकोनॉमी को एडवर्स इकोनॉमिक शॉक से प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए
क्या प्रोसेस जो है वो यूज़ करते हैं, कौन से प्रोसेस से ऐसा कर पाते हैं, वो आपसे ये पूछा है। तो यहाँ पे ए सेज इट्स प्रोटेक्शन, बी सेज लिबरलाइजेशन, सी सेज स्टेबलाइजेशन या डी सेज स्टरलाइजेशन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन के ही थ्रू आरबीआई ये इसलिए करते हैं ताकि वो इकोनॉमिक को हमारे जो है एडवर्स इकोनॉमिक शॉक से प्रिवेंट कर सके। So RBI does this by performing a host of operations, for example controlling of bank rate, buying or selling government securities etc. तो RBI जो स्टरलाइजेशन का ये जो प्रोसेस है इसे एक्चुअली परफॉर्म कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जैसे कि बैंक रेट को कंट्रोल रखना, ठीक है, वो इंक्रीज या डिक्रीज क्यों करते हैं, सो दैट दे कैन कंट्रोल द इकोनॉमिक शॉक्स, ठीक है। एंड बाइंग और सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ये भी इसी का पार्ट होता है कि वो स्टरलाइजेशन के प्रोसेस को किस तरह से परफॉर्म करते हैं, इसी तरह से कि बाइंग या सेलिंग अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की करते हैं तो मनी सप्लाई घटता या बढ़ता रहता है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। So let's move on to the next question, question number 7th. This says, what among the following is not an example of public good? So देखिए यहाँ पे जो public good जो है mention है, तो ये public good हमेशा public किसे denote करता है, गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपसे पूछ रहा है कि public goods इसमें से कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे A है नेशनल डिफेंस, B है रोड, C है कार, D है नेशनल फॉरेस्ट। तो इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो गवर्नमेंट ही परचेज कर सकती है? क्या हम नॉर्मल पीपल हम नेशनल डिफेंस की चीज़ें खरीद सकते हैं? बिल्कुल नहीं ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए रोड्स भी जो है पब्लिक गुड्स होते हैं और नेशनल फॉरेस्ट भी पब्लिक गुड्स होते हैं, बट यहाँ कार्स, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, आपको सीधे सीधे आप आंसर से कर सकते थे। बट पब्लिक गुड्स क्या होता है बेसिकली, ये मुझे मेंशन करना था, आपको एक्सप्लेन करना था कि आप इस पर स्ट्रेस दें कि पब्लिक गुड्स यहाँ पे ऐसे क्यों मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो हमेशा पब्लिक जहाँ पे भी मेंशन है ना वो गवर्नमेंट को डिनोट करता है, और इसके लिए हम इसकी एक पूरी सेपरेट स्टडी होती है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी जो है टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट का जो बजट होता है या डेफिसिट होता है, तो उससे रिलेटेड हर चीज़ के आगे पब्लिक मेंशन होता है, उससे ही हम रिलेट कर पाते हैं कि ओके दिस इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो पब्लिक गुड्स आपसे पूछ रहा है बेसिकली यही पूछ रहा था कि इसमें से कौन सा गवर्नमेंट जो पब्लिक गुड्स होते हैं उसका एग्जाम्पल नहीं है। तो बहुत ईजी था ये, तो सी कार्स जो है पब्लिक गुड्स नहीं होते हैं, ठीक है, ये consumer goods हैं। Next we have question number 8. This says what among the following is not an example of private goods? अब यहाँ पे हमसे बिल्कुल ऑपोजिट पूछ रहा है कि प्राइवेट गुड्स का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास है क्लोथ्स, कार्स, मिलिट्री, फूड आइटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोथ्स और कार्स तो बिल्कुल प्राइवेट गुड्स हैं, फूड आइटम्स भी प्राइवेट गुड्स हैं, बट मिलिट्री ऑफ कोर्स प्राइवेटली नहीं है, इसे परचेज या सेल आउट किया जा सकता। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। Next we have question number 9. This says that the function of a government to provide goods that can normally be provided by market mechanism between individual customers and producers is known as. So आपसे ये पूछ रहा है कि गवर्नमेंट का वो फंक्शन क्या हम उसको बोलते हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट प्रोवाइड्स गुड्स दैट कैन नॉट नॉर्मली बी प्रोवाइडेड बाय मार्केट मैकेनिज्म, ठीक है। गवर्नमेंट जो है इंटरवीन करती है ऐसे गुड्स को प्रोवाइड कराने के लिए जिसको नॉर्मली जो मार्केट मैकेनिज्म होता है ना इंडिविजुअल और कस्टमर्स का, उसके थ्रू नहीं उन्हें जो है दिया जा सकता है उस तरह के गुड्स को। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है आपसे बेसिकली ये पूछ रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो आपका बी है ना एलोकेशन फंक्शन, ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। सो बी एलोकेशन फंक्शन, तो एलोकेट करना ही आप इससे रिलेट कर सकते हैं। एलोकेट कर आप आसानी से इस वर्ड से भी रिलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए मेंशन है एलोकेशन फंक्शन, तो गवर्नमेंट इस पूरे फंक्शन में बेसिकली क्या कर रही है, एलोकेट कर रही है ऐसे गुड्स को जिसको नॉर्मल जो मार्केट मैकेनिज्म होता है उसके थ्रू प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता। तो गवर्नमेंट यहाँ पे एलोकेशन फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10. द फंक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट टू फेयरली शेयर द पब्लिक रिसोर्सेज इज नोन एज। तो यानी कि गवर्नमेंट अगर फेयरली जो है पब्लिक रिसोर्सेज को अपने सारे जो है सिटीजन्स में शेयर कर रही होती, तो इस फंक्शन को गवर्नमेंट के इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं ये पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ ऑप्शंस हैं आपके पास, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बी सेज अलोकेशन फंक्शन, सी सेज इट्स स्टेबलाइजेशन, डी सेज इट इज़ प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन की ही बात हो रही है, हर एक
सिटीज़न को एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन मिलना चाहिए। ये नहीं कि किसी पर्सन ने ज़्यादा टैक्स पे किया है तो वो ज़्यादा दूर तक जो है रोड यूज़ कर सकता है, और जिसने टैक्स कम पे किया उसको रोड यूज़ करने के लिए नहीं मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता स्टूडेंट्स। तो जितने भी हमारे सिटीजन्स होते हैं उसमें सारी पब्लिक रिसोर्सेज को फेयर शेयर उनके लिए होना चाहिए। तो इस फंक्शन को गवर्नमेंट के हम बेसिकली क्या कहते हैं, तो यहाँ पे ए करेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, तो इस फंक्शन को गवर्नमेंट के क्या बोला जाता है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 11th. दिस सेज द फंक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट बाय विच इट सीक्स टू सीक अ बैलेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिमांड, सप्लाई एंड इन्फ्लेशन इज नोन एज। सो आपसे पूछा है अनदर फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पे हम दो फंक्शंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और बेसिकली आप अगर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी 10 में भी ये जितने भी ABCD ऑप्शंस हैं वो सेम थे, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एलोकेशन फंक्शन, स्टेबलाइजेशन एंड प्रोटेक्शन सेम ही चल रहे हैं। ये मैंने इसीलिए जो है खुद ऐसे लाइन से लगाए हैं आपके लिए ये क्वेश्चंस, सो दैट आप इसी एक पर्टिकुलर ये जितने भी यहाँ पे मेंशन है ना गवर्नमेंट के फंक्शन, इन सब के बारे में आपको नॉलेज हो जाए। तो एलोकेशन फंक्शन हमने पढ़ लिया, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी हमें पता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे जो 11th है इसमें कौन सा फंक्शन यूज़ हो रहा है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, द फंक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट बाय विच इट सीक्स टू सीक अ बैलेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए डिमांड एंड सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, इन सब चीज़ों को कंट्रोल और करेक्ट रखने के लिए गवर्नमेंट जो है कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है स्टेबलाइजेशन, हर एक चीज़ को स्टेबल करना। ठीक है, तो ये आप वर्ड से भी रिलेट कर पाएंगे अगर स्टूडेंट्स, तो बहुत आसानी से याद रख पाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टेबल करने की कोशिश कर रही है बिटवीन मैनी थिंग्स, जैसे कि बैलेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, डिमांड सप्लाई हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, स्टेबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 says that the government budget consists of which main components। सो गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसके मेन कंपोनेंट्स पूछ रहा है आपसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में। बहुत ही आसान सा इस सेम क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आप एलिमिनेशन के थ्रू भी देख सकते थे, जैसे कि बजट में सिर्फ कैपिटल बजट होगा या सिर्फ रेवेन्यू बजट होगा, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो गवर्नमेंट बजट में ये दोनों ही चीज़ें होती हैं, रेवेन्यू बजट भी और कैपिटल बजट भी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, देख लीजिए। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। दिस सेज लोन रेज्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक आर नोन एज। सो जब गवर्नमेंट पब्लिक से लोन्स रेज करती है तो इसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है आपसे यहाँ पे। तो ऐसे ही लोन्स जो गवर्नमेंट ने पब्लिक से के थ्रू रेज किए होते हैं इन्हें बोला जाता है मार्केट बोरोइंग्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है स्टूडेंट्स। ओके, moving on to the next question, question number 14, it says whenever the government spends more than it collects through revenue, the resulting imbalance is known as। so आपसे यहाँ पूछ रहा है कि जब भी गवर्नमेंट जो है जितना भी उनके पास रेवेन्यू होता है उससे ज़्यादा स्पेंड कर देती है तो जो रिजल्टिंग इम्बैलेंस होगा ना उसे हम क्या कहते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बजट डेफिसिट। यानी कि गवर्नमेंट अगर अपनी रेवेन्यू से ज़्यादा स्पेंड कर देती है तो उस वजह से जो भी इम्बैलेंस क्रिएट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बजटरी डेफिसिट या फिर बजट डेफिसिट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। दिस सेज द आइडिया दैट द गवर्नमेंट्स फिजिकल पॉलिसी कैन बी यूज्ड टू स्टेबलाइज द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि ये कौन से इकोनॉमिस्ट ने ये आइडिया प्रोवाइड किया था, दिया था कि गवर्नमेंट की जो फिजिकल पॉलिसी है इसका भी यूज़ किया जा सकता है लेवल ऑफ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को जो है स्टेबलाइज करने के लिए। तो इसका एट्रीब्यूशन यानी कि इसका जो क्रेडिट है वो किसे दिया जाता है, ये पूछ रहा है आपसे बेसिकली यहाँ पे। तो ये कौन से सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है जॉन मैनार्ड कीन्स यानी JM कीन्स। इनके बारे में आपने बहुत सारी और भी चीज़ें पढ़ी होंगी इनसे रिलेटेड। इन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया इकोनॉमिक्स में, काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है इनकी सारी जो है थ्योरीज। और ये भी एक तरह की इनकी थ्योरी ही थी कि गवर्नमेंट की जो फिजिकल पॉलिसी है उसका भी यूज़ किया जा सकता है अगर लेवल ऑफ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को स्टेबलाइज करना हो तो। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। और JM कीन्स ने 1936 में अपनी बुक में कहा था, ठीक है, इनकी बुक का नाम भी यहाँ पे देखिए मेंशन है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी ही लेड द फाउंडेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन कहाँ से आप बता सकते हो, दैट द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये 1936 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। ठीक है, तो JM कीन्स को क्रेडिट दिया जाता है इस चीज़ के लिए कि गवर्नमेंट पॉलिसी का भी यूज़ हो सकता है लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को स्टेबलाइज करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। दिस सेज द डेलिबरेट एक्शन of the government to stabilize the economy as opposed to the inherent
ऑटोमेटिक स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द फिस्कल सिस्टम इज नोन एज। सो गवर्नमेंट की जो एक्शंस जितने भी गवर्नमेंट लेती है ना कि वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज रख सके, ठीक है, बट ऑटोमेटिकली जो स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अलावा जितने भी एक्शंस गवर्नमेंट लेती है वो आपसे पूछ रहा है कि इसको क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ऑटोमेटिक फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो इसके ही थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, एक्शन लेती है इस तरह से कि वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज रख सके। ठीक है, next we have question number 17. This says the idea that irrespective of how a government chooses to increase spending either by debt financing or tax financing, the outcome will be same and demand will remain unchanged. This is popularly known as, so आपसे बेसिकली यहाँ पूछा जा रहा है कि the idea that irrespective of how a government chooses to increase spending, ठीक है, डेट फाइनेंसिंग से या टैक्स फाइनेंसिंग से जिस भी तरह से, द आउटकम विल बी सेम एंड डिमांड विल रिमेन अनचेंज। इसे पॉपुलरली जो है क्या कहा जाता है, तो ये रिकार्डियन थ्योरी ऑफ इक्विवेलेंस है। डेविड रिकार्डो के स्टूडेंट्स बहुत सारी थ्योरीज हैं, यहाँ पे देखिए 3 खुद ही मेंशन है इसी ऑप्शन के साथ ही। तो यहाँ पे जो डेविड रिकार्डो की थ्योरीज थी, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ इक्विवेलेंस, ये बेसिकली यहाँ पे इसी थ्योरी को आपको आपके क्वेश्चन में एज अ स्टेटमेंट मेंशन किया हुआ है और आपसे पूछा है कि ये कौन सा आइडिया है या कौन सी थ्योरी है। तो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ इक्विवेलेंस यही कहती है दैट द आइडिया दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ अ गवर्नमेंट चूजेस टू इंक्रीज स्पेंडिंग आइदर बाय डेट फाइनेंसिंग और टैक्स फाइनेंसिंग, आउटकम हमेशा सेम रहेगा एंड डिमांड भी अनचेंज रहेगी। ठीक है, इसी को हम कहते हैं रिकार्डियन थ्योरी ऑफ इक्विवेलेंस। तो डेविड रिकार्डो ये जो है एक ब्रिटिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे एंड हिज मोस्ट फेमस थ्योरी वाज दैट ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। ठीक है, ये थ्योरी भी जो है उनकी एक फेवरेट थ्योरी थी जो हम पढ़ रहे थे अभी, थ्योरी ऑफ रिकार्डियन इक्विवेलेंस। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई थिंक कि आपको सिर्फ ये थ्योरी पता होनी चाहिए, इससे ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन भी कर दी थी आपके लिए, बट अगर आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। बट आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी थ्योरी है या कि ये कौन सी थ्योरी क्या स्टेट करती है, यही बहुत रहेगा आई थिंक। तो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ इक्विवेलेंस यही थी क्वेश्चन नंबर 17 में जो पूरा स्टेटमेंट की तरह आपको मेंशन कर रखा है यहाँ पे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन वाज द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट इम्प्लीमेंटेड। तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट को कब इम्प्लीमेंट किया गया था ये पूछ रहा है आपसे। तो ये ईयर था 2003, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। 2003 में इस एक्ट को जो है इम्प्लीमेंट किया गया था। इट वाज फर्स्ट इनैक्टेड इन अगस्त 2003 दैट मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर द गवर्नमेंट टू परस्यू अ प्रूडेंट फिजिकल पॉलिसी थ्रू द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। सो स्टूडेंट्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये बेसिकली एक्ट जो है ये है क्या। तो यहाँ पे देखिए मेंशन है कि दिस मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर द गवर्नमेंट टू परस्यू अ प्रूडेंट फिजिकल पॉलिसी थ्रू द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। और इसके अंडर में जो रूल्स हैं FRBMA 2003, इसका जो है ये एब्रीविएशन है, दीज वर नोटिफाइड विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2004। तो 2003 अगस्त में आया था और जुलाई 2004 से इसकी सारी जितने भी रूल्स थे उन्हें इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। This act includes several provisions such as ensuring greater transparency in fiscal operations। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं कि फिजिकल जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये सारे रूल्स भी इसी जो है एक्ट के साथ आए थे स्टूडेंट्स। तो कुछ कुछ एक्ट्स भी ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपके क्वेश्चंस में कई बार इस तरह से स्टेट कर दिया जाता है कि ये एक्ट क्या है, या फिर सिर्फ आपसे यही पूछ ले कि फुल फॉर्म बता दीजिए इस एक्ट का या कब इम्प्लीमेंट हुआ था, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे। ये भी आ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो जितने इंपॉर्टेंट लगेंगे मुझे वो मैं अलग से उस पर भी एक वीडियो जो है आपको प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि ये जितना भी लॉ रिलेटेड इकोनॉमिक्स होता है ना, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इकोनॉमिक्स के जितने भी एक्ट हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बन सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड okay, this is all for today. I hope the MCQs were clear to you. And students, as I provide videos daily and there are many more videos to come, so subscribe now if you haven't subscribed yet, and convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box. Stay tuned to my channel. और अगर आपको BHU BCom entrance से related किसी भी topic में कोई भी confusion है तो mention that in the comment box. I will include them as well. And stay home, stay safe. Like the video, share it with your friends. Subscribe to my channel and do not forget to hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Happy learning, students.